ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। तो कल हमने पंक्चुएशंस को डिस्कस किया था। कॉमा के लिए हमने स्पेसिफिकली कॉमा को टारगेट किया था और उस पे हमने ये सारे जो रूल्स हैं वो डिस्कस किए थे। और उसके अलावा ये जो लास्ट वाला था, डेट्स, एड्रेसेस, टाइटल्स एंड नंबर्स, तो ये रिमेनिंग था। तो आज हम इससे स्टार्ट करते हैं और फिर आज का टॉपिक भी जो है हम कवर करेंगे। तो कॉमा डेट्स में कैसे इस्तेमाल होता है, एड्रेसेस में, टाइटल्स में और नंबर्स में, राइट। तो सबसे पहले डेट्स के लिए देख लेते हैं। इन डेट्स द ईयर इज सेट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विद अ पेयर ऑफ कॉमास। एग्जाम्पल, ऑन December 12, 1890 orders were sent out for the arrest of Sitting Bull। अब यहाँ पे आप देखें कि जो ईयर होता है ना, हमें उसको जो है वो सेपरेट करना होता है कॉमास के साथ सेंटेंस के बाकी हिस्से से। तो ईयर को सेपरेट करने के लिए हमें ईयर से आगे भी कॉमा यूज करना है और ईयर के बाद भी कॉमा यूज करना है। तो उसके लिए हम जो ये 12 December 12 लिखा हुआ है तो उसके बाद कॉमा लगाएंगे और उसके बाद 1890 के बाद कॉमा लगाएंगे और फिर बाकी का सेंटेंस आएगा। तो जब हम डेट्स में कॉमा यूज करते हैं तो इस तरीके से यूज करते हैं। यहाँ पे यूज बताया गया है, रूल बताया गया है सिंपली कि हम कॉमास को डेट्स में कैसे इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा फिर है रूल्स फॉर एड्रेसेस, कि एड्रेसेस में जो है वो कैसे comma use होगा। The elements of an address or place name are separated by commas. A zip code, however, is not preceded by a comma. X. John Lennon was born in Liverpool, England in 1940. Example, please send the letter to Greg Carvan 8708 Spring Street, Washington, comma IL61571। ठीक है। तो अभी सिंपली हमें ये याद रखना है कि एड्रेस जो है, एड्रेस के अंदर, प्लेस के नेम के अंदर प्लेस का जो नाम होगा वो सेपरेट करना है कॉमा के साथ। सही है। तो प्लेस का नाम, यानी कि यहाँ पे प्लेस का नाम है इंग्लैंड। तो अब इंग्लैंड को हमने जो है वो कॉमा के साथ सेपरेट करना है, यानी उसके आगे भी कॉमा होगा, उसके पीछे भी कॉमा होगा। वॉशिंगटन एक प्लेस का नाम है तो हमने वॉशिंगटन को जो है वो अलग करना है कॉमास के साथ। तो हमने वो किया है। सही है। बाकी जो जिप कोड होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जिप कोड दिया हुआ है लास्ट में 6171, तो 61571, तो इसको हमें कॉमा से जो है वो सेपरेट करने की, अलग अलग करने की जरूरत नहीं होती है। जिप कोड को जो है हम अलग नहीं करते हैं कॉमा के साथ। बाकी जो प्लेस का नाम होता है उसको हम अलग करते हैं। अभी टाइटल्स के लिए क्या रूल है? इफ अ टाइटल फॉलोज अ नेम, सेपरेट द टाइटल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस विथ पेयर ऑफ कॉमास। अब टाइटल अगर किसी नेम को फॉलो कर रहा है तो उसको जो है हमने सेपरेट करना है। जैसे कि संद्रा बेलिंस्की एमडी हैज बीन अपॉइंटेड टू द बोर्ड। अभी ये जो टाइटल है ना एमडी का, ये उसके साथ उस बंदे का नाम भी लिखा हुआ है जो कि खुद एमडी है। तो इसलिए हमें उसके टाइटल को जो है वो सेपरेट करना है इसके साथ, कॉमास के साथ। तो टाइटल जब भी सेपरेट होगा जब वो फॉलो कर रहा हो किसी नेम को, अदरवाइज टाइटल को हम जो है कॉमास के साथ सेपरेट नहीं करते हैं। तो आई होप इट्स क्लियर कि जब पहले किसी बंदे का नाम है जो कि एमडी है, तो फिर बाद में उसके आगे एमडी लिखा हुआ है तो उसको जो है हम कॉमास के साथ सेपरेट करेंगे। अब नंबर्स के लिए क्या रूल है? नंबर्स मोर देन 4 digit लॉन्ग यूज कॉमास टू सेपरेट द नंबर्स इनटू ग्रुप ऑफ 3 स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट। इन नंबर्स 4 digits long, a comma is optional। सही है। अगर 4 digit लॉन्ग नंबर हो तो उसमें कॉमा ऑप्शनल होता है, लेकिन अगर 4 से ज्यादा लंबा हो तो उसमें कॉमा जो है वो नेसेसरी होता है। और कॉमा का रूल क्या होता है कि हम जो है स्टार्ट करते हैं काउंट करना कौन से साइड से? राइट साइड से। और हम हर 3 digit छोड़ के कॉमा प्लेस करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये अमाउंट कितना दिया गया है, 1 लाख अमाउंट दिया गया है। तो हमने पहले 30 राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट किया, हमने 3 zeros यानी कि 3 digits छोड़े, फिर हमने कॉमा प्लेस किया। और आगे 7 digit नंबर है तो हमने 3 zeros छोड़े फिर कॉमा लगाया, फिर आगे 3 zeros छोड़े फिर कॉमा लगाया। तो नंबर्स में कॉमाज इस तरीके से यूज होते हैं। और अभी ये प्रैक्टिस है तो आप लोग जो है वो चैट में इसका आंसर कर सकते हैं कि इनके आंसर्स जो है वो
क्या क्या होंगे? पहला वाला है आर यू अटेंडिंग माई ग्रेजुएशन और आर यू विजिटिंग योर आंट इन शिकागो। ये एग्जाम्पल है, कहाँ से ली गई है? ये दी गई है स्टार्टिंग में, जो फर्स्ट रूल मैंने आपको बताया था, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हम सेपरेट करते हैं, तो उसके उसके लिए ये रूल है। तो चैट में आप लोगों के रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे हैं, अभी आना शुरू नहीं हुए हैं मैसेजेस, तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज कि आप लोग बताएं चैट में कि पहले वाले में कॉमा कहाँ पे यूज होगा, कौन सी जगह पे कॉमा यूज होगा। पहले वाले क्वेश्चन की बात हो रही है, ग्रेजुएशन कॉमा और, ओके, और से पहले, ग्रेजुएशन के बाद, ओके, सही है। तो हमने यही पढ़ा था कि हम जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले कॉमा यूज करते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को अलग करने के लिए। वेरी गुड। तो यस यस यस, ग्रेट। उसके बाद है मार्टे एट 4 पैनकेक्स, 2 बेकन स्ट्रिप्स एंड अ बॉल ऑफ ग्रिट्स। अब इसमें जो है ये हमने हमारा एग्जाम्पल है लिस्ट आइटम्स की लिस्ट के साथ ना, तो अब यहाँ पे कॉमा कहाँ कहाँ लगेगा? पेनकेक्स के बाद लगेगा, ओके, एक तो पेनकेक्स के बाद लगेगा, दूसरा, यस, ग्रेट, ओके, सो 2 बेकन्स, यानी एक कॉमा लगेगा पेनकेक्स के बाद और दूसरा लगेगा 2 बेकन स्ट्रिप्स के बाद, तो यहाँ पे दो कॉमास यूज होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे द मूवी ऑल्दो सुजैन एंजॉयड इट इमेंसली लेफ्ट हर इन टीयर्स। अब यहाँ पे कॉमा कहाँ लगेगा? द मूवी ऑल्दो सुजैन एंजॉयड इट इमेंसली लेफ्ट हर इन टीयर्स। यस, एंड आ जाए तो कॉमा नेसेसरी नहीं होता, लेकिन लगा दे तो ज्यादा बेहतर होता है। मतलब इट्स साउंड, मतलब रीडर को जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से अंदाजा हो जाता है अगर आप एंड से पहले भी कॉमा लगा देते हैं तो। मतलब फॉर्मल राइटिंग के अंदर अगर आप लगाएं तो बेहतर है, नहीं भी लगाएं तो इट डजंट कंसीडर्ड रॉन्ग। थर्ड वाले क्वेश्चन का मैं पूछ रही हूँ, दी मूवी ऑल्दो सुजैन एंजॉयड इट इमेंसली लेफ्ट हर इन टीयर्स। यहाँ पे आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। इट से पहले कोई कह रहा है, इट से पहले कोई कह रहा है, द मूवी से पहले। तो यहाँ पे एक्चुअली में एक क्लू है, 2 कॉमास यूज होंगे। तो 2 कॉमास कहाँ पे यूज होंगे? एक तो द मूवी के बाद यूज होगा, ओके, करेक्ट, और दूसरा कॉमा कहाँ पे यूज होगा? इमेंसली के बाद यूज होगा, ओके, करेक्ट। तो यहाँ पे 2 कॉमास यूज होंगे, एक द मूवी के बाद यूज होगा और दूसरा इमेंसली के बाद जो है वो यूज होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, फ्रेज दिया गया है, सॉरी, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसको हम कॉमास के साथ सेपरेट करेंगे। द मूवी लेफ्ट हर इन टीयर्स इज द एक्चुअल पार्ट ऑफ द सेंटेंस, बाकी ऑल्दो सुजन एंजॉयड इट इमेंसली, इस पार्ट को जो है हम कॉमास के साथ सेपरेट कर देंगे। सही है। साइमन ब्लेक अ वेल नोन लॉयर मे रन फॉर गवर्नर। यहाँ पे क्या, कहाँ पे कॉमा लगेगा? अ वेल नोन, अ वेल नोन के बाद कॉमा नहीं आएगा, वेल नोन लॉयर, तो यहाँ पे अ वेल नोन लॉयर को हम कॉमास के साथ सेपरेट करेंगे। पहला आएगा साइमन ब्लेक के बाद और दूसरा आएगा लॉयर के बाद, तो मतलब यहाँ पे 2 कॉमास यूज होंगे। ओके, इफ यू एवर नीड अ राइड जूडी जस्ट लेट मी नो। इफ यू एवर नीड अ राइड जूडी जस्ट लेट मी नो, यहाँ पर भी 2 कॉमास आएंगे, ये भी हमने पढ़ा था डायरेक्ट जो है वो एड्रेस के। यस, अब्दुल समद हैज आंसर्ड इट करेक्टली कि जूडी से पहले भी कॉमा आएगा, जूडी के बाद भी कॉमा आएगा। तो हमने क्या किया है, डायरेक्ट एड्रेस वाले से रूल से हमने ये वाला क्वेश्चन लिया है और उसमें से इसको, जूडी को, जिसको हम डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं, उसको सेपरेट करना है कॉमास के साथ। आई विल ईट द एग्स सेड जेन इफ यू विल ईट द बेकन। तो यहाँ पे हम किसको कॉमास के साथ सेपरेट करेंगे? आई विल ईट द एग्स सेड जेन इफ यू विल ईट द बेकन। सेड से पहले आएगा, ओके, एक तो सेड से पहले आएगा, सेड जेम्स नहीं, सेड जेन। सेड जेन दोनों वर्ड्स को जो है हम कॉमास के साथ सेपरेट करेंगे, यानी आई विल ईट द एग्स के बाद कॉमा आएगा एक, और दूसरा सेड जेन के बाद कॉमा आएगा, यानी कि 2 कॉमास आएंगे और उससे ये जो है वो सेपरेट होगा। जब मैंने आपको नरेशन वाला लास्ट वाला कोटेशन मार्क्स वाला बताया था, तो उसके अंदर ये वाला रूल था। सही है। द विनर ऑफ द कॉन्टेस्ट विल रिसीव 10 लाख डॉलर्स, यहाँ पे $1 million। तो यहाँ पे इस नंबर को जो है हम कॉमास के साथ सेपरेट करेंगे, ओके, सही है। तो 2-3 लोगों ने आंसर किया है। बुशरा, आई थिंक यू शुड चेक योर आंसर वंस मोर। एंड लकी, मुस्कान, नवीद अहमद, यस, यू
बोथ गॉट करेक्ट। तो ये आंसर सही है, लेकिन गुलशन सकीना पहले नहीं आएगा इस नंबर से, 1 से पहले कॉमा नहीं आएगा, 1 के बाद आएगा, फिर 3 zeros के बाद आएगा। तो यस, यू गॉट इट करेक्ट। ऑल्दो द स्काई वॉज क्लाउडी नो रेन वॉज इन द फॉरेस्ट। अब यहाँ पे कॉमा कहाँ यूज होगा? ऑल्दो द स्काई वॉज क्लाउडी नो रेन वॉज इन द फॉरेस्ट, फोरकास्ट, सॉरी, फोरकास्ट नॉट फॉरेस्ट। ऑल्दो के बाद आएगा, आर यू श्योर? हमने इसके रिलेटेड भी एक रूल पढ़ा था, इंट्रोडक्टरी जो है वो सेंटेंस या फिर इंट्रोडक्टरी फ्रेज के बाद आता है ऑल्दो द स्काई वाज क्लाउडी नो रेन वाज इन द फॉरेस्ट, यानी इंट्रोडक्शन हो गया, ऑल्दो द स्काई वाज क्लाउडी नो रेन वाज इन द फोरकास्ट। तो ये एक अलग करेंगे, तो क्लाउडी के बाद कॉमा आएगा, सो हु इज सेइंग क्लाउडी के बाद आएगा, दैट्स करेक्ट। तो हमारा जो है वो प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुका है। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टुडेज टॉपिक। जिसने भी आई थिंक स्क्रीन पर कुछ लाइन ड्रॉ की है, प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो लाइन है इसको आप मिटा दें, ताकि हम अपना अगला जो है वो प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकें। मैथ की क्लास हो चुकी है। नाउ आई एम शेयरिंग एन अदर स्क्रीन फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो आप सब लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है वो टॉपिक एक दफा पढ़ लें। तो उसमें आई थिंक नाउन को रिपीट करने की या रिवाइज करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि नाउन आप लोगों को ऑलरेडी आता है, और जो नाउन के टाइप्स होते हैं वो भी बहुत सिंपल होते हैं। तो आई थिंक वी डोंट नीड टू रिपीट इट। बाकी प्रोनाउन और उसके टाइप्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इतने ज्यादा तो नहीं होते खैर, लेकिन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। सो आई थॉट कि वी शुड स्टार्ट फ्रॉम प्रोनाउन। तो आज की इस क्लास के अंदर जो है हम प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे, तो जितना हम आज डिस्कस कर चुके, अदरवाइज उससे आगे जो है हम नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। तो प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स जो है वो आज के हमारे डिस्कशन का जो है वो टॉपिक है। जो भी स्क्रीन के ऊपर लिख रहे हैं प्लीज ना लिखें। ओके, सो प्रोनाउन, तो ऑलमोस्ट आप लोगों में से सब लोग प्रोनाउन की जो है वो डेफिनेशन तो सबको पता ही होगी कि प्रोनाउन क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आप में से किसी ने अभी मैसेज किया है, सॉरी, चैट में कहा है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में से आपने सिर्फ सब्जेक्ट सॉरी एरर डिटेक्शन में से आपने सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक करवाया। तो एरर डिटेक्शन में से मैंने आर्टिकल्स का टॉपिक भी करवाया था और पंक्चुएशन का टॉपिक भी करवाया अभी। और उसके अलावा जो है वो क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन का जो है वो टॉपिक करवाया था आपको मैम जैनब ने। और उसके अलावा टेंसेस का जो टॉपिक था वो भी मैम जैनब करवा चुकी हैं। तो ये आपके एरर डिटेक्शन के जो टॉपिक हैं वो यूट्यूब की वीडियोस यूट्यूब पर भी अपलोड हो चुके हैं। तो आपसे अगर क्लासेस मिस हुई हैं तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो आज का हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो टॉपिक है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन जो है हम सब लोग ऑलरेडी जानते हैं कि प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ वर्ब नाउन यूज होता है, नाउन की जगह पे यूज होता है। लेकिन फिर इसमें जो कॉम्प्लिकेशन आती है वो इसके टाइप्स में आती है। तो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट स्टैंड्स इन फॉर अ नाउन, often to avoid the need to repeat the same noun over and over. Like nouns, pronouns can refer to people, things, concepts, and places. Most sentences contain at least one noun or pronoun. सही है। तो प्रोनाउन की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम रिपीटेशन को अवॉइड करना चाहते हैं। कि अगर हमने कोई स्टोरी लिखी है या कोई हमने ए से लिखा है, कोई भी चीज लिखी है जिसमें हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, और हम उसके नाम को बार बार रिपीट करें तो ये एक रिपीटेशन हो जाती है और कोहेरेंस खराब हो जाती है आपके राइट अप की। तो उसके लिए हमने नहीं, ऑब्वियसली जो लिंग्विस्टिक्स थे उन्होंने प्रोनाउन का सजेशन दिया कि प्रोनाउन आ जाना चाहिए। तो अगर नाउन की जगह हम प्रोनाउन यूज करें तो रिपीटेशन को हम अवॉइड कर सकते हैं, और ये जो तो उसको जो है हम लोग आराम से डील कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या है कि नाउन की तरह जो है वो प्रोनाउन भी
लोगों को, चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को और प्लेसेस को जो है वो रेफर करता है। हर सेंटेंस में या हर सेंटेंस में नहीं भी तो काफी सेंटेंसेस में ऐसा होता है कि नाउन और प्रोनाउन, एक नाउन और एक प्रोनाउन जरूर होता है। उसके अलावा पीपल टेंड टू यूज प्रोनाउंस टू मीन पर्सनल प्रोनाउंस स्पेसिफिकली, बट देयर आर मेनी अदर काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस that are just as important to English grammar. The words highlighted in bold below are all pronouns. Okay, so to जो भी कोई स्क्रीन पर लिख रहे हैं, दिस इज थर्ड टाइम मैं आपको मना कर रही हूँ, प्लीज जो है आप स्क्रीन पर ना लिखें। दिस इज थर्ड टाइम आई एम वार्निंग यू, वरना आपको जो है वो मीटिंग से निकाल दिया जाएगा। उसके अलावा जो है प्रोनाउन हम लोगों को मोस्टली जब हम छोटे होते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें लगता है प्रोनाउन बस यही है, ही शी इट आई यू वी दे। ये ही सिर्फ प्रोनाउंस नहीं होते, इससे भी और ज्यादा बहुत सारे प्रोनाउन हैं जो यूज होते हैं डिफरेंट जगहों पे। तो प्रोनाउंस की डिफरेंट टाइप्स के अंदर आते हैं, तो हम उनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रोनाउन वर्सेस डिटर्मिनर्स। अच्छा, सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो होती है ना वो होती है एडजेक्टिव और प्रोनाउन में, क्योंकि कुछ प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव भी होते हैं एट द सेम टाइम या फिर उसकी तरह लगते हैं, जैसे कि मेनी प्रोनाउंस आर क्लोजली रिलेटेड टू द डिटर्मिनर्स बीइंग स्पेल्ड सिमिलरली और आइडेंटिकली। या तो उनकी स्पेलिंग बिल्कुल आइडेंटिकल होती है यानी बिल्कुल सेम टू सेम होती है, या फिर थोड़ी सी सिमिलर होती है। एंड एक्सप्रेसिंग रिलेटेड मीनिंग्स, तो उनकी जो मीनिंग्स होती हैं वो भी थोड़ी कहीं ना कहीं मिल रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल पजेसिव प्रोनाउन जो पोजेशन शो करता है कि ये चीज मेरी है, तो वो होता है योर्स। सपोज यू के लिए है योर्स, योर्स आर क्लोजली रिलेटेड टू पोजेसिव डिटर्मिनर, तो ये पोजेसिव डिटर्मिनर है जो कि है योर। तो ये इसमें हम मिक्स कर देते हैं और मसला होता है। और उसके अलावा एंड डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दैट, और आइडेंटिकल है उसका डिमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर दैट। तो इनको कहाँ यूज करना है, किस तरह यूज करना है, उनके यूजेस किस तरह डिफरेंट है, इसमें जो है वो बच्चों को अक्सर जो है वो प्रॉब्लम होती है। तो मूविंग फॉरवर्ड, द ग्रामेटिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू इज दैट प्रोनाउंस स्टैंड ऑन देयर ओन एज द सब्जेक्ट ऑफ or object of a verb, whereas determiners are only used to modify nouns, not acting as subjects or objects in their own right. ओके, तो अभी यहाँ पे हमें क्या चीज नोट डाउन करने के लिए है, वो ये है कि जो प्रोनाउंस होते हैं वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकते हैं और होते हैं। जुमले के अंदर जो प्रोनाउन होता है वो या तो सब्जेक्ट होता है या तो ऑब्जेक्ट होता है, और वो स्टैंड अलोन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे रह सकता है। लेकिन जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो सिर्फ नाउन्स को मॉडिफाई करने के लिए होते हैं, यानी कि वो सिर्फ नाउन को मॉडिफाई करते हैं, वो कोई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते अपनी जगह पे, उनको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का राइट नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में है प्रोनाउन वर्सेस डिटर्मिनर। तो पहले सेंटेंस के अंदर एक डिटर्मिनर है और एक प्रोनाउन है, तो देखते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो आप में से कौन बताएगा कि पहला प्रोनाउन है दैट या फिर दूसरा दैट प्रोनाउन है? फर्स्ट वन प्रोनाउन है, ओके, एंड सेकंड वन पहला दैट। ओके, पहला दैट जो है वो प्रोनाउन है एग्जैक्टली क्योंकि ये इस जुमले के अंदर सब्जेक्ट है। दैट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये सब्जेक्ट है, जिस क्वेश्चन की बात हो रही है वो डिफिकल्ट है, सही है। बट दैट वुमेन नोज द आंसर, अब ये जो वुमेन है वो क्या है? नाउन है, और ये जो दैट है वो क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है, यानी उसको स्पेसिफाई कर रहा है कि वो जो औरत है या वुमेन है वो आंसर जानती है। अच्छा, अब सेकंड सेंटेंस है यू हैव टू ट्राई देयर लजानिया, आई हैव ईटन अ लॉट ऑफ लजानिया इन माई लाइफ बट देयर इज द बेस्ट। तो इसमें से कौन सा वाला जो देयर है वो प्रोनाउन है और कौन सा वाला जो देयर है वो हमारे पास डिटर्मिनर है? देयर्स प्रोनाउन है, यस करेक्ट। देयर्स जो है वो पॉजिटिव प्रोनाउन है हमारे पास। और ये जो स्टार्टिंग में है यू हैव टू ट्राई देयर लजानिया, तो ये जो देयर है वो हमारे पास डिटर्मिनर है क्योंकि वो लजानिया को मॉडिफाई कर रहा है। लजानिया एक नाउन है। डिटर्मिनर्स का टॉपिक होगा इसके बाद, प्रोनाउंस के बाद हम डिटर्मिनर्स पर आएंगे। सही है, ये सिर्फ सिंपली मैंने यहाँ पे ये कंपैरिजन लिखा था ये इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना वो कंफ्यूज होते हैं कि प्रोनाउंस और डिटर्मिनर्स जब सेम सेम होते हैं ना तो उसमें उनको कंफ्यूजन होती है कि कौन सा एडजेक्टिव है और कौन सा प्रोनाउन है, कहाँ यूज करना है, किस तरह यूज करना है। तो यहाँ पे उसका यूजेज भी लिखा हुआ है विद एग्जाम्पल विद द डेफिनेशन की वो दोनों चीजें क्या क्या हैं। ओके, तो ये आज कुछ टाइप्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउंस की। सबसे पहले आती है पर्सनल प्रोनाउन।
पर्सनल प्रोनाउन में तीन तरह के प्रोनाउन होते हैं। एक होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये होती हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस आर वर्ड्स लाइक ही, शी, इट, दे। तो ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस है दैट रिफर टू योर सेल्फ। सही है। आपको, आप अपने आप को रेफर करते हो जब आप बोल रहे हो आई, तो मतलब आप अपने आप को रेफर कर रहे हो। द पर्सन यू आर एड्रेसिंग और अदर पीपल और एंड थिंग्स। द पर्सन यू आर एड्रेसिंग यानी यू। जब आप किसी बंदे से सामने से बात कर रहे हो तो आप उसको जो है वो बोलोगे यू। ये हो गया सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन होता है जब आप किसी एब्सेंट बंदे में, यानी कि वो बंदा आपके सामने मौजूद नहीं, उसकी बात कर रहे हो, तो मतलब आप बोलोगे ही, शी या फिर दे बोलोगे। तो उसको रेफर करता है। थिंग्स के लिए आप इट बोलते हो, दैट बोलते हो, ये वर्ड्स यूज करते हो। दे यूजुअली रिफर टू एन एंटीसीडेंट बट मे अकर विदाउट वन व्हेन द रेफरेंस इज सेल्फ एविडेंट। आई ऑलवेज रिफर टू द पर्सन सेइंग और राइटिंग इट। आई जो वर्ड है या प्रोनाउन है, वो किसको रेफर करता है? उस बंदे को रेफर करता है जो या तो कोई चीज बोल रहा है या तो कोई चीज लिख रहा है, तो उसको जो है वो आई रेफर करता है। यानी आई जो है आप अपने लिए इस्तेमाल करते हो जब भी आप बोल रहे हो या लिख रहे हो, तो जो आई का प्रोनाउन है वो आप अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हो। उसके अलावा जो है वो पर्सनल प्रोनाउंस कैन चेंज देयर फॉर्म बेस्ड ऑन। आप किन बेसिस पर जो है वो पर्सनल प्रोनाउन अपनी फॉर्म चेंज करते हैं। पर्सन के लिहाज से वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। जैसे मैंने बताया, फर्स्ट पर्सन आप खुद होते हो, बोलते हो आई, या फिर वी में भी फर्स्ट पर्सन होता है, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल। फिर नंबर के लिहाज से आप उसको चेंज करते हो, नंबर के लिहाज से सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। सही है। जेंडर के लिहाज से मस्कुलाइन फेमिनाइन होता है, ही जो है वो मस्कुलाइन होता है, शी फेमिनाइन होता है। और केसेस भी, सब्जेक्ट केस में कुछ और होता है प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट केस में कुछ और होता है, पजेसिव केस में फिर कुछ और बन जाता है, रिफ्लेक्सिव में कुछ और बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने आगे एक चार्ट भी बनाया हुआ है जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि कैसे जो है वो एक पर्सनल प्रोनाउन चेंज होता है डिफरेंट केसेस के अंदर, डिफरेंट बेसिस पे। द इम्पर्सनल प्रोनाउन वन। अब हम पर्सनल प्रोनाउन की तो बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक चीज नोट करने की है, वो है द इम्पर्सनल प्रोनाउन वन इज यूज्ड इन जर्नल स्टेटमेंट अबाउट नो पर्सन। सही है। किसी भी बंदे के जब स्टेटमेंट में अगर जनरली हम बात कर रहे हैं, किसी बंदे की बात नहीं कर रहे हैं, तो किसी एक बंदे की बात नहीं कर रहे, तो हम उस जगह पे वन इस्तेमाल करते हैं। इट हैज फ्यूअर फॉर्म्स देन द पर्सनल प्रोनाउंस बट इज अदरवाइज यूज इन द सेम वे। तो जो वन होता है उसके फॉर्म्स डिफरेंट नहीं होते हैं, इतने ज्यादा केसेस चेंज नहीं होते हैं, वो एक ही तरह से यूज होता है, लेकिन वो यूज होता है उसी तरीके से। जैसे यहाँ अभी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस पर्सन। अब नंबर और जेंडर के लिहाज से वो कैसे चेंज हो रहे हैं, जैसे कि देखिए, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर होता है तो आई लगाते हैं। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ये है आई जो कि सिंगुलर है, और ये है प्लूरल केस। अब ये डिफरेंट केसेस है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और रिफ्लेक्सिव केस। तो अब सब्जेक्टिव केस में वो आई बनेगा जब हम सब्जेक्ट जुमले में, जब सब्जेक्ट की जगह पे आई को यूज कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, तो हम आई बोलेंगे। अगर हम सिंगुलरली अपनी बात कर रहे हैं, सिर्फ इंडिविजुअली अपने आप की बात कर रहे हैं तो। लेकिन अगर प्लूरल वे में बात कर रहे हैं कि मैं हूं और मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं, तो देन वी यूज वी। तो ये सब्जेक्टिव केस है, लेकिन किसका? प्लूरल का, जब प्लूरल हो तो। उसके अलावा फिर है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में जो आई है वो वी बन जाता है, यानी कि अगर हम अपनी बात कर रहे हैं लेकिन सब्जेक्ट की जगह पर नहीं, ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो सपोज करें कि मैं बोल रही हूँ इट हिट्स मी, इट हिट्स मी। तो अब मैं अपनी बात कर रही हूँ लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह पे बात कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने आई की जगह मी यूज किया। तो अगर मैं बोलूँ आई हिट हर, तो आई जो होगा वो सब्जेक्ट की जगह पर है, तो मैंने आई यूज किया है। सही है। तो ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस इस तरह डिफरेंट होते हैं। उसके अलावा पजेसिव केस होता है, यानी कि अगर मुझे कोई चीज बतानी कि ये चीज मेरी है, तो मैं बोलूंगी कि दिस इज माइन। सही है। तो वो जो है हमारा पजेसिव केस हो जाता है। रिफ्लेक्सिव केस यानी अपने सेल्फ की बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे माई सेल्फ। इसी तरह से ये सारे जो है चार्ट आप लोग देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि किस तरह इन डिफरेंट बेसिस के ऊपर जो है वो वेरिएशंस होती हैं। पर्सनल प्रोनाउन की फॉर्म्स चेंज होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के। यहाँ पे नीचे इम्पर्सनल प्रोनाउन का भी लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट केस उसका वन होता है, पजेसिव केस उसका कोई भी नहीं होता, और वन सेल्फ होता है उसका रिफ्लेक्सिव केस। तो आप
यहाँ पे थर्ड पर्सन के लिए भी बहुत सारी वेरिएशंस लिखी हुई हैं, मस्कुलाइन, फेमिनाइन, और ये सारी चीजें आपके सामने हैं। तो मेरे पास टाइम थोड़ा है तो मैं जल्दी से इसको कवर करने की कोशिश करूंगी। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमने कौन सा पढ़ा? पर्सनल प्रोनाउन हम कवर कर चुके हैं, अभी हम हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यहाँ पे बहुत कम ही लिखे हुए हैं, जैसे कि द फोर डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस दिस, दैट, these and those are used to indicate something previously mentioned or in conversation, something that is clear from the context. सही है, आई थिंक यू आर गेटिंग इट, कि जो चार डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज, वो किस चीज को, किसी ऐसी चीज को मेंशन कर रहे होते हैं जो पहले से मेंशन हुई हुई हो कॉन्वर्जेशन के अंदर, और कोई ऐसी चीज जो पहले से क्लियर हो। सही है, ओके। तो अभी जो है हम देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल इन द सेंटेंस टेक दिस, this has no explicit antecedent, but it would be clear in context that it referred to whatever object you are being given. तो अभी यहाँ से जो है आपको पता तो नहीं चल रहा कि उसने दिस जो है वो कौन सी चीज को बोला है, लेकिन अगर जो है आप उसकी एक्सप्लिसिटली बात करें तो आपको पता हो है, मतलब आप कॉन्टेक्स्ट से बता सकते हैं कि वो कौन सी चीज के बारे में बोल रहा है या कौन सी चीज उसे दे रहा है। सही है। अच्छा, तो यहाँ पे आई थिंक आप लोग चैट पे आज कुछ ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो let's move further. But it would be clear in the context that it referred to whatever object you are being given. The demonstrative pronouns give information about the relative closeness, literal or figurative, for the things they refer to, especially when they are contrasted with each other. तो यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन उस चीज की इंफॉर्मेशन देते हैं जिनकी रिलेटिव क्लोजनेस हो, लिटरल हो या फिगरेटिव हो। लिटरल का मतलब होता है कि लफ्जी माना, और फिगरेटिव का मतलब होता है कॉन्टेक्सचुअल माना, जो आप जो है वो वहां से फिगर आउट कर सको। ऑफ द थिंग्स दे रिफर टू, जिस चीज को वो रिफर कर रहा होता है। द नियर डिमोन्स्ट्रेटिव, दिस सिंगुलर होता है, यानी कि अगर कोई करीब वाली चीज की बात कर रहे हैं तो हम दिस यूज करेंगे, मतलब कोई चीज आपके करीब है तो आप उसके लिए दिस इस्तेमाल करेंगे, और दिस जो है वो सिंगुलर है। अच्छा, और दीज जो है वो प्लूरल है, और वो भी करीब की चीजों को ही टारगेट कर रहा होता है। दिस सिंगुलर है और वो करीब की चीजों के बारे में बता रहा होता है, और दीज जो है वो प्लूरल है और वो भी करीब की चीजों के बारे में बता रहा होता है। सिमिलरली जो दैट है वो दूर की चीजों के बारे में बताता है, जो चीज आपसे दूर रखी हुई हो उसके बारे में बताता है, और दैट जो है वो सिंगुलर फॉर्म है। दोज जो है वो प्लूरल चीजों के बारे में बताता है और वो दूर की चीजों के बारे में बताता है। जैसे एग्जाम्पल है, दिस इज एन एप्पल, तो एप्पल आपके करीब रखा हुआ है, एंड दोज आर ऑरेंजेस। सही है, ऑरेंजेस जो हैं वो प्लूरल हैं और आपसे दूर रखी हुई हैं। दैट इज नॉट फेयर, आई वांटेड टू गो फर्स्ट। यहाँ पे दैट एक आइडिया की बात हो रही है, दैट किसी चीज की बात नहीं हो रही है। दैट मतलब कोई ऐसी चीज नहीं, कोई ऐसी एब्स्ट्रैक्ट चीज जो आपके साथ हुई है उसके बारे में आप बोल रहे हो कि ये सही नहीं है, और मतलब नहीं होना चाहिए ऐसा। सही है, तो दैट उसको रेफर करने के लिए भी आप बोल रहे हो। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अभी दूसरा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अच्छा, ये WH फैमिली वर्ड तो आप लोगों को पता ही होंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा से सुनते हुए आ रहे होते हैं और पढ़ते हुए आ रहे होते हैं। WH फैमिली वर्ड जिसमें होता है व्हाट, हुज, whom, which। तो ये जो है हमारे साथ हमारे पास होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज अलोंग विथ अदर टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव वर्ड्स टू इंट्रोड्यूस क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस के लिए के साथ के लिए इस्तेमाल होते हैं। The interrogative pronouns are what and which, used to ask question about things. What और which जो है वो चीजों के बारे में सवाल करने के लिए होता है। सही है। Who and whom जो है वो लोगों के लिए सवाल करने के लिए होता है। Whose जो होता है वो ऑनरशिप के लिए सवाल होता है, कि आप किसी चीज की ऑनरशिप फाइंड करना चाहते हैं, लेकिन किसी बंदे की ना, कि मतलब ये चीज किसी की होगी जिसकी आप ऑनरशिप पता करना चाहते हो, तो उसके लिए आप हुज इस्तेमाल करते हो। हुज इज दिस जैकेट, कोई जैकेट है आपके पास पड़ी हुई, आप जानना चाहते हो ये किसकी है, तो उसके लिए आप जो है वो हुज इस्तेमाल करोगे। व्हाट वर योर फेवरेट क्लासेस एट स्कूल, तो ये चीज है एक ना, किसी इंसान की बात नहीं कर रहे हो आप, किसी चीज की बात कर रहे हो, तो उसके लिए आपने व्हाट इस्तेमाल किया है। whom डू यू एडमायर द मोस्ट, यहाँ पे आप किसी इंसान की बात कर रहे हो तो आपने whom यूज किया। ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। नोट, अभी यहाँ पे आप
देख सकते हैं कि एक चीज है जो नोट डाउन करने की है, और वो है ऑल इंग्लिश इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कैन ऑल्सो फंक्शन एज रिलेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कैन ऑल्सो फंक्शन एज रिलेटिव प्रोनाउंस। जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन का फंक्शन भी करते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, तो अभी हम सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन को यहाँ आज कवर करेंगे, उसके बाद हमारी मीटिंग एंड हो जाएगी। तो रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव क्लॉज को जो है वो इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। अ फ्रेज दैट यूजुअली सप्लाइज मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रीसीडिंग नाउन। एक ऐसा फ्रेज जो नाउन की जो है वो ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा हो। दे हैव अ लॉट इन कॉमन विथ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। अच्छा, हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस अभी डिस्कस किए हैं, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो कॉमन होती हैं। द रिलेटिव प्रोनाउंस आर विच एवर, दैट एंड वॉट एवर, यूज इन रिलेशन टू थिंग्स। ये चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। विच एंड वॉट, जैसे अभी हमने देखा यहाँ पे इंट्रोगेटिव वॉट एंड विच जो है वो सवाल करने के लिए इस्तेमाल होता है चीजों के बारे में। उसी तरह विच, विच एवर, दैट एंड वॉट एवर यूज इन रिलेशन टू थिंग्स। जब चीजों से रिलेशन बताना हो तो हम क्या यूज करते हैं, वॉट, विच एंड दैट। हु एवर एंड whom एवर हम जो है वो यूज करते हैं लोगों के लिए। जिस तरह हु और whom हम यूज कर रहे थे लोगों पे सवाल करने के लिए, यहाँ पे हम उनका रिलेशन बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हुज यूज टू इंडिकेट ओनरशिप, अगेन हुज ओनरशिप के लिए इस्तेमाल होता है। रिलेटिव प्रोनाउंस आर ऑफन ओमिटेड इन प्रैक्टिस। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो उनकी एग्जाम्पल आप देख लें, द बुक दैट आई रीड। द बुक दैट आई रीड, दैट जो है वो किसी चीज की रिलेशन बता रहा है। जो बुक है उसका रीडिंग के साथ क्या रिलेशन है, तो वो ये है कि द बुक दैट आई रीड, तो ये रिलेशनशिप आप बता रहे हो, और दैट को इस्तेमाल कर रहे हो जो कि आपका रिलेटिव प्रोनाउन है और वो एक चीज के बारे में बता रहा है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद डूइंग दिस एज लॉन्ग एज इट डजंट क्रिएट एम्बिग्यूटी। अच्छा, ये कुछ एम्बिगिटी का मतलब होता है कंफ्यूजन। तो जब तक कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रही है तो आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन जब चीज कंफ्यूजिंग बन जाए तो उस वक्त जो है हम इसको यूज नहीं करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो हमने कितने टाइप्स कवर कर लिए हैं प्रोनाउंस के, पर्सनल, डिमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन। ये चारों जो है हमने आज अभी कवर कर लिए हैं। बाकी इंडेफिनिट प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपका रह गया है। ये जब मंडे को अगेन मेरी क्लास होगी तो वी विल बी डिस्कसिंग दिस, और अदरवाइज कल वाली पीपीटी और आज वाली पीपीटी जो है मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। तो नाउ आई हैव स्टॉप्ड शेयरिंग स्क्रीन। तो आज की हमारी क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। कल जो है मैं अगेन कल नहीं, मंडे को मेरी क्लास होगी तो आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम जहाँ से, मतलब रिज्यूम करेंगे जहाँ पे मैंने छोड़ा है वहीं से स्टार्ट करेंगे। और उसके अलावा जो है हम बाकी के एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स की क्लासेस भी जो है नेक्स्ट वीक के लिए मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर करूंगी। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।